सोंथालिया है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फंड मैनेजर मोतीलाल ओसवाल एएमसी से। मनीष, स्वागत है आपका। बाजार की अगर आज की बात करें तो सुस्ती जरूर है, लेकिन अपने रिसेंट हाई से अगर 5900 की बात करें वहां से करीब 450 अंक गंवा चुका है मार्केट। एज अ फंड मैनेजर आप क्या इस वक्त स्ट्रैटेजी बना रहे हैं मार्केट पर? यहां से क्या और गिरावट बाकी है या आपको लगता है कि यहां पर अब एक खरीदारी का मौका बनता है? देखिए, ऐसा कुछ भी फैक्ट नहीं है जो बाजार को मालूम नहीं है। सबको मालूम है कि इन्फ्लेशन के कंसर्न्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे और इनका फंड फ्लोज नेगेटिव है क्योंकि रिस्क ऑफ ट्रेड है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है और आपके इमर्जिंग मार्केट्स और कमोडिटी से पैसा बाहर जा रहा है। परंतु अगर आप वैल्यूएशंस की बात करें या क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो वो खराब नहीं है, वो काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। जो भी एक्सपेक्टेशंस थे, अगर आप सेंसेक्स या निफ्टी की बात करें तो टॉप लाइन ग्रोथ आपकी 20% है, एबिटा ग्रोथ आपकी 18% है और पैट ग्रोथ 15% के आसपास है। तो 1210 के आसपास का सेंसेक्स ईपीएस पकड़ के अगर आप चलें और अगर उस पर एक सूटेबल मल्टीपल दिलाएं तो बाजार महंगा नहीं है। ऑन टॉप ऑफ दिस, अगर आप 15 या 20 स्टॉक जो एक्स्ट्रा लार्ज कैप्स हैं उसको अगर आप वैल्यू अपने एस्टिमेशन या आपके एनालिसिस से निकालते हैं तो ब्रॉडर मार्केट बहुत ही नीचे लेवल्स पर है, 14,000 या 4,000 निफ्टी के आसपास के लेवल्स पर है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है जो बाजार को नहीं मालूम है। दूसरी बात यही है कि सबको फंड फ्लोज के संग मूव करना है, तो वो अभी थोड़ी नरम है, बट आई थिंक वैल्यूएशंस आर परफेक्टली ओके। अगर थोड़ा मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो खरीदारी जरूर करनी चाहिए। चलिए, आपको यहाँ पे खरीदारी का मौका लगता है, लेकिन अगर एफआईआईज की बात करें और बाकी फंड्स की बात करें तो वो इस वक्त मार्केट पर क्या अप्रोच ले रहे हैं? क्योंकि रिसेंटली हमने देखा एक आउटफ्लो देखने को मिला है एफआईआईज की ओर से। आपको लगता है कि इन स्तरों पर वहां से वापस से कुछ खरीदारी की कॉल आ रही है? नहीं, अभी तो रिस्क ऑफ ट्रेड ही है और 30 जून जब तक ये QE2 खत्म नहीं हो जाता, अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि थोड़ा प्रेशर रहेगा इमर्जिंग मार्केट्स और कमोडिटीज के ऊपर। बट आई थिंक पोस्ट QE2 जब डॉलर की स्ट्रेंथ पूरी तरह फैक्टर हो जाएगी तो वापस से एक कैरी ट्रेड शुरू होता है जिसमें आपके इमर्जिंग मार्केट्स को बेनिफिट मिलेगा। और आई थिंक अगर आप सिनॉप्सिस में देखें तो ये जो करंट क्वार्टर है, अप्रैल मई जून का जो क्वार्टर है, इनकी जो रिजल्ट्स जुलाई में डिक्लेयर होंगी, मोर और लेस वर्स्ट वुड हैव बीन फैक्टर्ड इन। आपके इंटरेस्ट रेट हाइक्स जो आरबीआई के होने हैं वो भी नेक्स्ट 3-4 महीने में पूरे हो जाएंगे। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक मार्केट्स एक सेकेंड हाफ में री रेटिंग की बहुत स्ट्रांग स्कोप है। बिल्कुल, और साथ ही क्योंकि इन्फ्लेशन की आपने बात कही, आरबीआई की बात की, इन्फ्लेशन एक कंसर्न है। और जब आप बाकी अगर फॉरेन इन्वेस्टर्स की बात करें, एफआई से बात करते हैं तो वो इस वक्त इन्फ्लेशन को कितने बड़े कंसर्न के तौर पे देख रहे हैं? क्योंकि एक तो सरकार की ओर से भी ऐसे बयान आ रहे हैं, कल मोंटेक सिंह अहलूवालिया साहब ने भी कहा कहीं ना कहीं नाकाम हुई है सरकार महंगाई को लेकर जिस तरह से पॉलिसी बनी है। इसके अलावा आरबीआई की ओर से भी ऐसे फीलर्स बार बार आ रहे हैं कि आगे कुछ और रेट हाइक हो सकता है, जिसका मतलब यह है कहीं ना कहीं ग्रोथ से भी समझौता किया जा सकता है। तो इन सब के बीच क्या कहीं कोई पैनिक जैसी सिचुएशन लग रही है एफआईआई के बीच में, या उनका क्या नजरिया है भारतीय बाजार को लेकर? क्योंकि इन्फ्लेशन का जो कंसर्न है बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है यहाँ से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि इन्फ्लेशन का कंसर्न बहुत पैनिक टाइप ऑफ सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप देखें जो फूड इन्फ्लेशन है वो 20% से 7.5-8% के करीब आ गया है। तो फूड इन्फ्लेशन का जो कंपोनेंट है वो तो कूल ऑफ हो गया है। और फ्यूल इन्फ्लेशन जो कि डीजल प्राइस हाइक होने की है उसको भी अगर आप फैक्टर इन कर लेते हैं तो कल 8.66% का इन्फ्लेशन आया था, आप 1 परसेंटेज पॉइंट और इन्फ्लेशन उसमें जोड़ दीजिए तो आपके 9.5% के आसपास का इन्फ्लेशन का फिगर मोर और लेस फुली नोन बाय द मार्केट्स है। और दूसरी बात यह है कि जो भी इन्फ्लेशन है वो कमोडिटी लेड इन्फ्लेशन है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। और हम ये देख रहे हैं कि कमोडिटी करेक्ट हो रहे हैं और ऐसा भी हो सकता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इन्फ्लेशन इंडिया में अपने आप कम हो जाए, क्योंकि कमोडिटीज का जो वेटेज है, इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ कमोडिटीज और वो सब कूल ऑफ हो रहे हैं।
अगर आप नॉन फूड इन्फ्लेशन की बात करें तो वो बहुत स्टिकी है, और उसमें आरबीआई की जो रेट हाइक्स हो रही हैं, लास्ट बार आपके 50 बेसिस पॉइंट्स का जो हाइक हुआ वो बहुत हद तक ग्रोथ को टेम्पर करेगा। 7.5 से 8% के बीच में ग्रोथ आ जाएगा, 9% ग्रोथ की तो कोई संभावना है नहीं। तो ऐसे कोई पैनिक की कोई बात नहीं है, कोई हार्ड लैंडिंग नहीं होने वाला है इंडिया में। थोड़ी स्लो डाउन है, बट ये कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉजिटिव रहेगा लॉन्ग टर्म में। अगर आपकी फिस्कल डेफिसिट वगैरह कंटेन हो जाती है तो ओवरऑल आपकी इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म में कम होगा। बिल्कुल, और साथ ही आपने फिस्कल डेफिसिट की बात कही, और इस तरह के संकेत मिले जब पेट्रोल प्राइस हाइक हुआ, उसके बाद इस तरह के संकेत एफएम की ओर से भी आए कि वो इस पर भी विचार किया जा रहा है कि डीजल डीरेगुलेशन का एक केस हो सकता है, एलपीजी के प्राइसेस को भी कहीं ना कहीं पार्टली डिकंट्रोल किया जा सकता है। आपको लगता है कि ये इस वक्त पॉसिबल है, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट एक बड़ा चैलेंज है, लगता है कि सरकार ये कदम उठा सकती है? देखिए, पॉलिटिकल चैलेंज तो है, पर इंडिया के पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प नहीं बचे हैं। तो ऑब्वियसली 18 रुपये डीजल में प्राइस हाइक तो नहीं हो सकती है, बट अगर प्रिंसिपली डीजल डीरेगुलेशन की बात की जाए, और अगर एलपीजी केरोसिन आधार के जो सब्सिडी फार्मूला है जो कि नंदन नीलकनी साहब फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट 4.6% बहुत मुश्किल लगता है। बट अगर हम 5 या 5.5 के लेवल्स पर भी कंटेन कर लें तो आई थिंक दिस विल नॉट बी टर्म्ड एज नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि अगर दुनिया भर में आप देखें तो सब जगह 10% की फिस्कल डेफिसिट वगैरह चल रही है। तो आई थिंक 1,80,000 करोड़ से घटाकर हम ऑयल सब्सिडी को, अगर ऑयल डेफिसिट को कुछ भी कर लें 1.25 लाख करोड़ के आसपास, तो वो एक पॉजिटिव स्टेप होगा। लॉन्ग टर्म में गवर्नमेंट की जो वो प्रिंसिपल है कि डीजल डीरेगुलेशन है, आई थिंक ओवरऑल तो पॉजिटिव दिखता है। पॉलिटिकल चैलेंज जरूर है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। चलिए, साथ ही आप इस वक्त अपने क्लाइंट्स को कहाँ सजेस्ट कर रहे हैं खरीदारी करने की? अगर सेक्टर वाइज बात करें, वो कौन से सेक्टर है जहां पर आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं इस वक्त? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स एक ऐसा स्पेस है जो बहुत रीजनेबल वैल्यूएशंस में मिल रहा है। आपके वन टाइम बुक या 5-6 के पी में अगर आपको ये स्पेस मिलता है तो डेफिनेटली देखना चाहिए। कंज्यूमर स्टेपल्स जरूर महंगे हैं, बट अगर आप ग्रोथ देखें कंज्यूमर स्टेपल्स में एफएमसीजी सेक्टर में, तो 6 महीने से 9 महीने अगर आप वेट कर सकते हैं तो ग्रोथ जो है वैल्यूएशंस को चीप इन द नेक्स्ट 9 मंथ्स वो सस्ता दिखने लगेगा। तो हाई क्वालिटी नेम्स जो एफएमसीजी स्पेस में वो देखना चाहिए। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ऑटोज भी काफी वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे दाम में मिल रहे हैं, ये देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स बहुत रीजनेबली वैल्यूड है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में होना है तो डेफिनेटली अभी पॉलिसी पैरालिसिस है, बट आने वाले समय में इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस में जो भी स्टॉक्स जहां कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही हो, या थोड़ी लेस लीवरेज हो, या आपकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज जो भी ठीक ठाक हो, वो कंपनीज को भी देखा जाए, क्योंकि वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हद तक अच्छा दिखता है। और एक सेक्टर जहां से इस वक्त आप बिल्कुल दूर रहने की सलाह देंगे? एक सेक्टर जहां पर बेसिकली अगर आप देखें तो ऑयल सेक्टर में अपस्ट्रीम जो सेक्टर है, जैसे कि आपके ओएनजीसी पर आज एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गई है और ऑयल प्राइसेस भी कूल ऑफ कर रहे हैं, तो आई थिंक अपस्ट्रीम ऑयल स्पेस को फॉर द टाइम बिंग थोड़ा अवॉइड किया जा सकता है। और इसकी बनिस्बत आपके डाउनस्ट्रीम जो है, जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उसमें एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बिल्ड इन हो रहा है, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंटैक्ट है, हाई डिविडेंड यील्ड होगा। तो अगर आप एचपीवीपी आईओसी को देखें तो उनकी जो प्रोजेक्टेड ईपीएस है वो बरकरार रहेगी, और आपके डिविडेंड यील्ड काफी सही रहेंगे। तो अपस्ट्रीम अवॉइड करके अपस्ट्रीम ऑयल सेक्टर को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आज हमें वक्त देने के लिए। तो